हेलो फ्रेंड्स, आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा अध्याय है जिसमें हम लोग व्यावसायिक पर्यावरण की बात करेंगे। व्यावसायिक वातावरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है इस सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या क्या चीजों को सीखना चाहेंगे। और एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कौन कौन सी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो आता है कि व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या समझना है अपने को कि व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरी चीज जो आती है वो आती है कि इसका महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, उनमें कौन सा प्रभाव भविष्य में पड़ सकता है, क्या हम सारे फैक्टर्स का एक साथ पड़ने वाले प्रभाव को समझ सकते हैं, क्या वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, प्रेडिक्ट मतलब उसकी भविष्यवाणी हो सकती है, तो क्या प्रेडिक्शन पॉसिबल है। ये सारी बातें करेंगे। फिर भारत में आर्थिक पर्यावरण किस तरह का है, कैसे कैसे परिवर्तित हुआ, भविष्य में क्या दिशा दिखाई पड़ रही है, और उसकी वजह से व्यवसायों को किस तरह से बढ़ने में मदद मिलती है या रुकावट हो जाती है। तो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में वाणिज्य यानी कि कॉमर्स और उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री पर सरकार की क्या नीति रही है वो समझना, कौन कौन सी नीतियां रही, क्या उनका ओवरऑल जो दृष्टिकोण था, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या बनकर के आता था वो समझना, और साथ में उसका प्रभाव कैसा रहा है, उसके प्रभाव का विश्लेषण करना, उसको एनालाइज करना। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग अपने इस चैप्टर में करेंगे और इस एंगल से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब व्यवसाय के प्रकार और ये सब हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन अब आप समझिए, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स थे उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, प्रबंधन की बात कर रहे थे कि प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों समझना इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है समझिए। सबसे पहले अर्थ क्या होता है, तो मान लीजिए ये ऐसे ऐसे करके जो मैंने बना दिया ऐसे करके कुछ भी, ये जो ऐसे बना दिया है बाउंड्री है, ये बाउंड्री है पूरे ब्रह्मांड की। ठीक, अब ब्रह्मांड जो फिजिकल ब्रह्मांड उसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी व्यवसाय के लिए जो ब्रह्मांड है वो नॉर्मली जो दुनिया भर के इकोनॉमिक यूनिवर्स की बात की जा रही है, अर्थशास्त्र का जो ब्रह्मांड है उसकी बात की जा रही है। तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से जो ब्रह्मांड है वो ये है। अब इसमें ये जो छोटा सा बना हुआ है ये आपकी व्यावसायिक इकाई है, ये आपका बिजनेस है। तो इसके बाहर जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है वो सब मिलाकर के आपका व्यावसायिक पर्यावरण बन जाता है। क्या बन जाता है, व्यावसायिक पर्यावरण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो कुछ भी व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय को छोड़ करके किसी भी तरह का जो आर्थिक परिवेश है वो पूरा का पूरा आर्थिक परिवेश क्या हो गया, व्यावसायिक पर्यावरण। यानी कि आपने अपनी कंपनी, अपनी दुकान, अपनी साझेदारी फर्म या जो भी है अपना बिजनेस को आपने अलग कर लिया, उसको छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स बचे वो क्या हो गया, वो आपका हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट बनाता है। अब मैंने बोला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सोशल फैक्टर्स भी आते हैं, ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं। मतलब जो वातावरण है वो किस तरह से बदल रहा है, तो आर्थिक कारणों से ही नहीं बदलता है, सामाजिक कारणों से भी बदलता है ना। युद्ध हो जाए दो देशों के बीच में तो राजनीतिक कारण हो गया, ठीक, तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो आपने सिर्फ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो आपका बिजनेस उसमें तो आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, आप निर्णय ले सकते हैं। आपको पता है कि किसको काम पर रखना है, किसको नहीं रखना है, किसकी सैलरी बढ़ानी है, किसको कितने प्राइस में बेचना है, कई चीजें हैं। प्राइस में कितने में बेचा जा सकता है वो भी आप पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर सकते हो, कितने पर सैलरी देनी है वो भी पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मार्केट फोर्सेस वहां पर हैं। हो सकता है सरकारी नीति हो, सरकारी नीति बोल दे कि आपको कम से कम मिनिमम मजदूरी इतनी देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें वहां पर भी आप पूरी तरह से नहीं ले पाते हो, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस के अंदर आप काफी डिसीजन ले पा रहे होते हो। जो निर्णय नहीं ले पा रहे हो या किस तरह से ले पा रहे हो वो बहुत हद तक आपका जो व्यावसायिक एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो डिसाइड करके देता है। तो क्यों, क्या समझ में क्या आया कि हमारे व्यवसाय के बाहर की चीजें हैं लेकिन ये हमारे व्यवसाय को प्रभावित कर सकती हैं, और करती ही हैं, कर सकती नहीं है मतलब करती ही हैं। इसीलिए हमें इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन ऐसे करते हैं कि व्यक्तियों, संस्थानों और अन्य शक्तियों यानी कि इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और अदर फोर्सेस की समग्रता, टोटलिटी, इन टोटल अगर देखा जाए सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस, इन सब का जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर है, ये इसके बाहर है, ये सब कुछ है ना। ये आपने बस इसकी बाउंड्री यहीं तक थी जो आपका बिजनेस था, इसके बाहर जो कुछ भी है वो आपका क्या हो गया, व्यावसायिक पर्यावरण। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। परिचालन मतलब तो ऑपरेशन, सिर्फ ऑपरेशन को प्रभावित नहीं करते हैं,
एज ए होल हर तरह को चीज को प्रभावित करते हैं, लेकिन परिचालन सबसे इंपॉर्टेंट माना जा सकता है कि ऑपरेशन ही नहीं हो रहे हैं तो फिर बिजनेस बंद ही हो गया। तो परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो समझ जाए जो कुछ भी बाहर है, कौन कौन लोग हैं, संस्थाएं हैं और अदर फोर्सेस हैं। अच्छा, कैसे प्रभावित कर लेते हैं, ठीक, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे जस्ट पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हम दूसरी तरह से डिफाइन करें तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो कुछ भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और अन्य शक्तियां हैं आपके बिजनेस के बाहर, उनको भी बोला जा सकता है क्या, व्यावसायिक पर्यावरण। आपके बिजनेस के बाहर की आर्थिक, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस, ठीक है, इन सबको कलेक्टिवली मिलाकर के हम लोग क्या बोल देंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, अब समझिए कौन कौन लोग इसमें आ जाएंगे। उदाहरण देख लीजिए, आपके कंज्यूमर्स हैं, जो आपका उपभोक्ता है, कोई एक इंडिविजुअल उपभोक्ता है ना। फिर उपभोक्ता समूह भी होते हैं कभी कभी, कि कुछ कुछ कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, तो वहां पर आपका जो भी दुकान है उसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब एक मान लीजिए बच्चों का ग्रुप है, तो बच्चे एज ए होल भी आपका कंज्यूमर ग्रुप बना सकते हैं। तो आपकी दुकान पर इस तरह का सामान जो बच्चों को अट्रैक्ट करता हो, अगर उनकी अभिरुचियों में परिवर्तन हो गया तो क्या हो जाएगा कि पूरा कंज्यूमर ग्रुप जो है वो आपको एक तरह से आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। ऐसे ही क्या हो सकता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं उपभोक्ता समूह, कंज्यूमर ग्रुप्स हो जाते हैं। प्रतियोगी उपक्रम, आपने दुकान खोली है, बगल में एक और ने खोल ली, ठीक है, तो जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने पैसे में सामान बेच रहे हैं तो आपको भी चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। सब्जी मंडी में लोग देखते हैं कि एक 10 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, दूसरा 15 का बेच रहा है, दोनों के एक ही जैसे, तो 10 रुपए वाले पे सब चले आएंगे, तो 15 वाले को कम करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि आपका प्रतियोगी भी काफी हद तक आपके डिसीजंस को, आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ऐसे ही न्यायालय, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। कोई भी किसी ने केस फाइल कर दिया, बिजनेस कर रहे हैं आप, कंपनी चला रहे हैं तब भी हो सकता है, अब केले की दुकान है तब भी हो सकता है। तो कोर्ट का निर्णय भी आपको फर्क डालेगा ही। अभी मेरे जानने में एक अंकल हैं जो ये सब डेवलपर वाला काम करते हैं, तो कोर्ट केसेस बहुत रहते हैं। जमीन का काम होता है जिसमें कभी कोई केस फंस गया, कभी आपको जमीन मिल गई, कभी दूसरे को मिल गई, तो कोर्ट के डिसीजन से आपका व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जबकि कोर्ट आपके कंट्रोल में किसी तरह से नहीं है। इसीलिए कोर्ट्स जो है, न्यायालय है, वो क्या बनाते हैं, वो भी आपके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। मीडिया है, मीडिया में आजकल लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे होते हैं कि किसी तरह से लोग मेरे ब्रांड वैल्यूएशन को जाने, मेरी तारीफ हो, मेरे बिजनेस की तारीफ हो। उससे क्या होता है कि लोग जानना स्टार्ट करेंगे और आपकी एक ब्रांड मिलेगी, गुडविल बनती स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी हो गया कि मान लीजिए आपके रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा पकड़ा गया जिससे लोगों की जहर खा करके उनको काफी प्रॉब्लम होने लगी, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो और अखबार में न्यूज छप गई, तो फिर अगले दिन से लोग आपके यहाँ पर आकर के थोड़ा शक करेंगे। तो मीडिया भी जो काम कर रही हो सकता है आपके एनवायरनमेंट को, जो भी आप काम कर रहे हो उसको प्रभावित कर रही है। ऐसे ही सरकार है, सरकार ने आपके फेवर में डिसीजंस ले लिए, आपके व्यवसाय के फेवर में डिसीजंस ले लिए। जैसे मान लीजिए आपका दुकान ऐसी जगह पर थी जहां पर कोई बहुत बड़ा जंक्शन नहीं था, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आती थी, लेकिन सरकार ने नई योजना बनाई कि हम वहां से हाईवे निकाल रहे हैं, या फिर वहां पर हम एक नई कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, भविष्य में आपके पास ज्यादा कस्टमर्स आ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, ये सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी है, आदि लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या करती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाती है। कैसे करती है प्रभावित, समझ लीजिए। जैसे अभी मैंने उदाहरण ही दिया था, सरकार की आर्थिक नीति। अब सरकार ने आर्थिक नीति लेकर के आए जिससे आपके बिजनेस को फायदा हो रहा है, हो सकता है ऐसी आर्थिक नीति जिससे नुकसान हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही बहुत तेज अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होने लग जाएं, तो मान लीजिए मैं जिस पुराने टेक्नोलॉजी से अपनी फैक्ट्री चला रहा था, वो सारी मशीन तो बेकार हो गई एक झटके में, है ना। मैंने इसमें कई बार उदाहरण दिया है कि 1970 के दशक में हमारे यहाँ मैकेनिकल कैलकुलेटर्स हुआ करते थे। मैकेनिकल कैलकुलेटर जैसे टाइपराइटर होता है ना, बड़ी सी मशीन, खट 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 की आवाज आती है, वैसे हुआ करते थे। फिर अचानक से इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स आ गए, तो जो लोग भी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स का काम करने वाले लोग थे, बहुत सारे लोग ने दुकान खोल रखी थी कि आपका कैलकुलेटर खराब होगा मैकेनिकल, तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। वो सारे लोग का एक झटके में क्या हो गया, जॉब बहुत तेजी से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स छोटे से हैं, बहुत पावरफुल हैं, खराब भी नहीं होते हैं जल्दी, सस्ते भी पड़ते हैं, तो वो सारा जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम था एक झटके में सब काम समाप्त हो गया। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा बिजनेस जो है एक तरह से बहुत ही मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। अभी क्या हुआ, 4G चल रहा है, 4G टेक्नोलॉजी में VoLTE मिलता है, ठीक है, तो इंटरनेट को यूज करके कॉल भी हो जाती है। ऐसे में जो 2G टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले लोग थे, अभी इंडिया में देख लीजिए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में प्राइसिंग की वजह से भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, वोडाफोन, आइडिया, इनकी हालत खराब हो गई। लेकिन
नई टेक्नोलॉजी लाने की वजह से बहुत कुछ उसमें फर्क पड़ा है, क्योंकि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं तो आपको सब कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या देखते हैं कि तीव्र तकनीकी परिवर्तन भी आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा ही प्रभावित कर सकता है। साथ में राजनीतिक अनिश्चितता, अगली सरकार किसकी आएगी, चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी हो सकता है कि ऐसी सरकार है जो आपके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं, हो सकता है ऐसी सरकार है जो आपके अगेंस्ट डिसीजन ले सकती है, हो सकता है ऐसी सरकार है जो युद्ध करवा दे। अगर देश में युद्ध होता है तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लग जाती है। हो सकता है युद्ध की वजह से कोई प्रतिबंध लगा दे आपके देश के ऊपर, ठीक है। तो अगर प्रतिबंध, जैसे ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने और यूनाइटेड नेशंस ने भी, संयुक्त राष्ट्र ने भी, तो ऐसे में क्या होता है कि ईरान के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो बड़े प्रभावित हुए हैं उससे। अब ईरान का कोई बिजनेसमैन है, क्योंकि इस देश के ऊपर ही प्रतिबंध लगा हुआ है, तो ईरान के बिजनेसमैन है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि आपका व्यवसाय वहां पर भी प्रभावित हो रहा होता है, जबकि आप डायरेक्टली आपके कंट्रोल में वो चीजें नहीं है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए, आर्थिक प्रतिबंध की मैंने बात कर ली। ग्राहकों की अभिरुचि बदलती रहती है। अभी किसी तरह का फैशन चल रहा है, इसी को हम लोग फैशन भी बोल देते हैं कभी कभी, कि किसी तरह का फैशन चल रहा है। हो सकता है कि एसयूवी कार्स का बहुत फैशन आ गया एक टाइम पर, तो वहां पर एसयूवी कार्स चल रही, कभी सेडान का आ गया तो सेडान चल रही, कभी हैचबैक का आ गया तो हैचबैक कार्स चल रही है। तो फैशन बदलता रहता है, कपड़ों में बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तो कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पर बहुत तेजी से ग्राहकों की अभिरुचियां बदल रही होती हैं, ठीक। तो वहां पर प्रेडिक्ट कर पाना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है कि आगे की चीजें क्या आ रही होंगी। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, आप जो काम कर रहे थे, एक छोटी सी आपकी किराना की दुकान थी, अब तो मॉल कल्चर आता जा रहा है, रिलायंस भी रिटेल में घुस गया है और बिग बाजार पहले से ही था। ऐसे ही इंडिया में मॉल्स बहुत सारे आते चले आ रहे हैं। वहां पर क्या है, वो ज्यादा सस्ते में सामान दे पाते हैं कई बार, और एक कस्टमर को काफी ज्यादा सहूलियत भी रहती है, कम समय भी लग रहा होता है, कई बार पक्का बिल भी मिल रहा होता है, सारी चीजें होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि जो दुकानदार अपना काम कर रहा था, वो बाकी प्रतियोगिता इतनी ज्यादा बढ़ती चली आ रही है कि उसके पास ग्राहकों की संख्या कम होने लग सकती है। तो ये सारी ये सिर्फ तरीका है, आप समझ रहे हैं ना। ये वो सारे ऐसे बहुत सारे हैं, ये मतलब डैश इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि खत्म ही नहीं होगा कभी। अब ये सारी बातें किसको बनाती है हमारे, ये हमारा बनाता है जो भी हमारा व्यावसायिक एनवायरनमेंट है। तो हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया, इसकी विशेषताएं क्या, इसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी किताब में स्टार्टिंग में एक इस तरह की कुछ हेडिंग दे रखी है, रिक्शा चलाने से लेकर उद्यमी बनने तक का सफर, धर्मवीर कंबोज जी का। डायरेक्टली चैप्टर में सीधे रूप से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। दिल्ली में एक व्यक्ति थे धर्मवीर नाम के, रिक्शा चलाते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के बाद से उनको अपने गांव वापस जाना पड़ा। तो हरियाणा में एक यमुनानगर नाम की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वो वापस चले गए। वापस जाने के बाद उनको ऐसा लगता था कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ तो कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई की नहीं थी। जब पढ़ाई लिखाई नहीं होती ना, तो बहुत सारा संघर्ष होता है। आप बात करने में आपको समस्या आती है, आप कुछ बना भी ले रहे हो तो फिर उसको कैसे सेल कर पाओगे, फंड्स नहीं लेकर क्या पाओगे, सामने वाला सोचता है आप तो पढ़े लिखे नहीं, आपको पैसे कैसे दें। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जयपुर, अजमेर, पुष्कर, इसके आसपास कुछ कुछ स्वयं सहायता समूहों को देखा, महिलाओं के, जो SHG हम बोलते हैं, और देखा ये लोग कुछ लड्डू बनाते हैं। तो उसको हमारे यहाँ बोला गया गूसबेरी, हंसबेरी बोलते हैं, आंवले जैसा ही रहता है, लेकिन बहुत सारी जो बेरी होती है वो एक फैमिली होती है। तो बहुत सारे तरह के उसको क्या करते हैं कि उसका बीज वगैरह निकालने के बाद से उसको पत्थर की सिल पर हाथ से रगड़ा करते थे। तो देखने में लगता था इतना कठिन नहीं, लेकिन वो बहुत टायरिंग एक एक्टिविटी होती, थका देती आपको। तो महिलाएं ये काम किया करती थी। तो उनको देख करके ये लगा कि यार मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं जो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अब लड्डू बनाने की इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो होती नहीं है, तो इसमें जो बड़े बड़ी कंपनीज उन्होंने तो ध्यान दिया नहीं। ऐसे ही जो लड्डू बनाने वाले लोग हैं, जो व्यवसाय चला रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे वाले हो तो वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके मशीन लेकर के आ जाए। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो छिपी हुई थी। ऐसे में इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि मैं कुछ बना सकता हूँ, मैं कुछ बना सकता हूँ। और फिर उन्होंने देखा कि इस तरह के जितने भी काम है, उसमें काटना है, रस निकालना है, 3-4 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। तो एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो मल्टीपर्पज हो। कैसी हो, मल्टीपर्पज, सारा काम कर पाए और टिकाऊ भी हो, और साथ में उसमें कोई चोटिल ना हो पाए। तो इन्होंने अपनी जुगाड़ करके मशीन बनाने की कोशिश की, और इधर उधर से जुगाड़ करके 25,000 रुपए इन्होंने इकट्ठे किए। और 25,000 रुपए से जब इन्होंने वो मशीन बनाई, उसका पहला प्रोटोटाइप, तो देखा उसमें ओवर हीटिंग हो रही थी। क्या हो रही थी, ओवर हीटिंग, बहुत ज्यादा गर्म हो जा रही थी। बहुत कोशिश की, दूसरा प्रोटोटाइप बनाया कि कम हो जाए, फिर भी उतनी ज्यादा ओवर हीटिंग कम नहीं हो पाई। फिर तीसरा प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया, जिसको GIA नाम की एक संस्था है, उसने खरीदा और केन्या भेजा। केन्या एक देश है अफ्रीका में। वहां से फीडबैक आया कि इसमें आप कुछ कुछ चीजें और चेंज करो। तो जूस निकालने के लिए उन्होंने एक अलग चैनल बना दिया कि सीधे यहाँ पर जूस निकल जाए, थोड़ा और उसको मॉडिफाई किया मशीन को। तो हुआ क्या, इन्होंने एक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की सामाजिक, आर्थिक और जीवन स्तर में सुधार, इस तरह का काम किया, और खुद भी इन्होंने काफी चीजें किया। तो उनको काफी अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। लेकिन सोच रहे हैं कि एक इंसान जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, जिसके पास कोई तकनीकी कौशल नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास क्या था
कि कुछ अच्छा करूंगा, कुछ बनाऊंगा जिससे समाज को बेनिफिट हो। और कैसा, सिर्फ समाज के बेनिफिट में, जो आप समाज को बेनिफिट दे रहे होते हो ना, उसी से छोटा सा हिस्सा आप ले लेते हो तो आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं। तो उनकी खुद की स्थिति पूरी जिंदगी बदल गई। जबकि ये कब हुआ था? उनके एक्सीडेंट होने के बाद। तो आपको क्या समझ में आता है कि जो बिजनेस है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं सक्सेस होने के लिए। उन्होंने एक इंडस्ट्री देखा जहां पर नीड थी और कोई दूसरा कैटर नहीं कर रहा था, तो वो चले गए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सारी चीजें आपके लिए डिसाइड कर रहा होता है, और खुद से भी आप कितना काम कर पाएंगे वो भी देखेंगे। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, इसलिए मैंने इसको कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग जो विशेषताएं उनको देखेंगे एक एक करके। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है ये अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो अगला जो वीडियो है वो आपको बहुत ही जल्दी चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको पता चलता रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछते हैं सर इसका पिछला वीडियो कहां पर था, अगला वीडियो कहां पर था। तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोग, जो हमारी प्लेलिस्ट है, देखिए चैनल पर क्या होता है, होम बटन होती है, उसके बाद वीडियोस रहता है, फिर प्लेलिस्ट रहता है। तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको एक क्रम में मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट पर जाकर के आप जब वीडियोस ढूंढेंगे ना, तो आपको ढूंढने में, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।